नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक उद्योग तथा औद्योगिकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। औद्योगिकरण तथा उद्योगीकरण औद्योगिक विकास को अधिकांशतः आर्थिक विकास का सूचक तथा इंजन माना जाता है। कृषि तथा सेवा क्षेत्र का विकास औद्योगिकरण के क्षेत्र के विकास पर निर्भर करता है। वास्तविकता यह है कि औद्योगिक क्षेत्र का विकास जहां एक ओर रोजगार तथा आय सृजन के द्वारा अर्थव्यवस्था में मांग को सृजित करता है, वहीं दूसरी ओर देश के तीव्र और अत्यधिक आर्थिक विकास की नींव तैयार करता है। औद्योगिक विकास निर्यात को बढ़ावा देने के साथ साथ कृषि क्षेत्र में श्रमाधिक्य को औद्योगिक क्षेत्र में लगाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग वन लाइनर लगभग 140 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जो मुख्य रूप से टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस के साथ साथ वनडे एग्जाम की परीक्षाओं जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, टेट, सुपर टेट, बैंक, एसएससी, रेलवे आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में वही क्वेश्चन हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आगे होने वाली परीक्षाओं में आने की उम्मीद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं आज की इस क्लास में। पहला क्वेश्चन है, उद्योगों को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो उद्योगों को अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। इसके पहले हम लोगों ने कृषि से संबंधित प्रश्नों को पढ़ा था, जिसमें पूछा गया था कि कृषि को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो कृषि को अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है और उद्योग को द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। इसी प्रकार से सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा नंबर क्या है, विश्व में प्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? तो विश्व में प्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। 3 नंबर क्वेश्चन, भारत में आधुनिक उद्योग का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो भारत में आधुनिक उद्योग का प्रारंभ 1854 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। 5 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिकरण तीव्र होने पर अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का अंश कम होता जाता है? तो औद्योगिकरण तीव्र होने पर अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का अंश कम होता जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन के आधार पर भारत में उद्योग कितने प्रकार के हैं? तो पहला उद्योग है धातुकर्मी उद्योग, जिसमें लौह इस्पात, एल्युमिनियम, तांबा, सीसा एवं जस्ता आता है। दूसरा वस्त्र उद्योग, जिसमें सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, कृत्रिम धान वस्त्र, कृत्रिम धागा वस्त्र, जूट वस्त्र एवं पटसन उद्योग आता है। तीसरा इंजीनियरिंग उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग में भारी एवं हल्के मशीन, वायुयान तथा विद्युत इंजीनियरिंग से संबंधित वस्तुएं आती हैं। चौथा उद्योग इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। और 5वां उद्योग रसायन उद्योग, जिसमें पेट्रो रसायन, उर्वरक, औषधि एवं रसायन उद्योग, प्लास्टिक उद्योग एवं सीमेंट उद्योग एवं कांच उद्योग को रसायन उद्योग के अंतर्गत रखा जाता है। वन आधारित उद्योगों में कागज, माचिस, खेल एवं प्लाईवुड का उद्योग आता है। और खाद्य उद्योग में चीनी, आटा, चावल और खाद्य तेल रखा जाता है। इसके अलावा एक पर्यटन उद्योग भी उद्योगों के अंतर्गत रखा जाता है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया, जिसको वर्तमान में रूस कहा जाता है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। 9 नंबर क्वेश्चन, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। 10 नंबर क्वेश्चन, कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कौन सा है? तो कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कपड़ा उद्योग है। 11 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक सूती कपड़ा उद्योग की नींव किसने रखी? 1854 ईस्वी में कवास जी एन डावर ने आधुनिक सूती कपड़ा उद्योग की नींव रखी थी मुंबई में। अगला 12 नंबर क्वेश्चन,
पीएम मित्र योजना का संबंध है? तो पीएम मित्र योजना का संबंध कपड़ा उत्पादन से है। 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में लौह इस्पात उद्योग का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो 1870 ईस्वी में पश्चिम बंगाल से लौह इस्पात उद्योग का प्रारंभ हुआ। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, लौह इस्पात क्षेत्र में स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र की पहली इकाई कौन सी थी? तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती, ये लौह इस्पात क्षेत्र में स्थापित पहली सरकारी या सार्वजनिक कंपनी थी। अगला 15 नंबर, विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 16 नंबर क्वेश्चन, इस्पात उत्पादन में विश्व में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो भारत को विश्व में सेकंड स्थान प्राप्त है, पहले स्थान पर चीन है। अगला क्वेश्चन, सीमेंट उत्पादन में सबसे बड़ा देश विश्व में कौन सा है? तो सीमेंट उत्पादन में विश्व में सबसे बड़ा देश चीन है। अगला, भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे उद्योग कौन सा है? तो कपड़ा उद्योग जो है भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, चीनी उद्योग में विश्व में सबसे बड़ा देश ब्राजील है। चीनी उद्योग में दूसरे स्थान पर किस देश का नंबर आता है? तो दूसरे स्थान पर भारत है। चीनी खपत में विश्व में शीर्ष देश कौन सा है? तो चीनी खपत में विश्व में शीर्ष देश भारत है। अगला क्वेश्चन, विश्व में कोयला उत्पादन में शीर्ष राज्य? तो विश्व में कोयला उत्पादन में शीर्ष राज्य चीन है। 23 नंबर क्वेश्चन, विश्व में कोयला उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो विश्व में कोयला उत्पादन में भारत को चौथा स्थान प्राप्त है। अगला 24 नंबर, भारत में कोयला उत्पादन में 3 अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले स्थान पर छत्तीसगढ़, दूसरा झारखंड, तीसरा उड़ीसा। और भारत में कोयला भंडार में 3 अग्रणी राज्य कौन से हैं? झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अगला 26 नंबर, भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मानचेस्टर मुंबई को कहा जाता है। उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। पूर्व का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? पूर्व का मानचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कपास उत्पादन में 3 अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं? तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे पे गुजरात और तीसरे पे तेलंगाना है। 31 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक राज्य है। अगला 32 नंबर, ITI इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1950 में इंडस्ट्रियल टेलीफोन इंडिया की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, ITI की 7 इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? भारत में ITI की 7 इकाइयाँ हैं, बंगलौर में, रायबरेली में, मणिकापुर में, श्रीनगर में, नैनी में और कलपकड़ा में। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, आधुनिक सूचना क्रांति IT इंडस्ट्री का सूत्रधार किसे माना जाता है? आर्थर C क्लार्क को IT इंडस्ट्री का सूत्रधार माना जाता है। 35 नंबर, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास किस देश में हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1946 में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास हुआ। 36 नंबर, किस उद्योग को सनराइज क्षेत्र की उपमा दी जाती है? ऑटोमोबाइल उद्योग को सनराइज क्षेत्र की उपमा दी जाती है। 37 नंबर, दोपहिया वाहन एवं ट्रैक्टर बनाने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोपहिया वाहन एवं ट्रैक्टर बनाने में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है। 39 नंबर, रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला की स्थापना किस वर्ष की गई? 1988 में रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला की स्थापना की गई। अगला 40 नंबर, कोचीन शिपयार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? 1965 ईस्वी में कोचीन शिपयार्ड की स्थापना की गई। 41 नंबर, खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना कब की गई? 1956 में खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना की गई। 42 नंबर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सिपेट की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो 1968 में चेन्नई में सिपेट की स्थापना की गई। 43 नंबर, कागज निर्माण की कला का विकास सबसे पहले किस देश में हुआ?
तो कागज निर्माण की कला का सबसे पहले विकास चीन में हुआ 300 ईस्वी पूर्व। 44 नंबर, अखबारी कागज का कारखाना कहाँ है? नेपानगर मध्य प्रदेश में है। नोट छापने के कागज का सरकारी कारखाना कहाँ है? होशंगाबाद में है। नेपानगर, होशंगाबाद, टीटागढ़ का तथा राजामुंदरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं? तो कागज उद्योग के लिए। 47 नंबर, भारत में सबसे पहले खनिज तेल कहाँ प्राप्त हुआ? ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, असम। 1825 ईस्वी में सबसे पहले तेल प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, मीरा सेठ समिति का संबंध है? तो मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है। गोल्डन हैंडशेक योजना संबंधित है। तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है गोल्डन हैंडशेक योजना। वर्तमान में भारत में कितनी तेल शोधनशालाएँ हैं? वर्तमान में भारत में 23 तेल शोधनशालाएँ हैं, जिसमें से 18 सरकारी, 3 निजी और 2 संयुक्त उपक्रम हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक विकास का महत्व क्या है? अर्थव्यवस्था में मूल्यवर्धन तथा घरेलू उत्पादन में योगदान, अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन एवं निर्यात संवर्धन में औद्योगिक विकास का महत्व है। अगला, औद्योगिकरण से क्या आशय है? औद्योगिकरण से आशय राष्ट्रीय उत्पादन तथा निवेश के ढांचे में उद्योगों की बहुलता से है, जिससे सकल घरेलू उत्पाद तथा श्रम शक्ति के प्रयोग में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ जाए। यह एक प्रक्रिया है जिसमें धीरे धीरे सामान्यतः राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का अंश कम होता जाता है तथा औद्योगिक क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना में विनिर्माण क्षेत्र की लक्षित दर कितने प्रतिशत रखी गई? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में विनिर्माण क्षेत्र की लक्षित दर 10% रखी गई। 54 नंबर, आर्थिक संविधान की संज्ञा किसे दी जाती है? तो औद्योगिक नीति को आर्थिक संविधान का दर्जा दिया जाता है। 55 नंबर, भारत में स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष औद्योगिक नीति की घोषणा की गई? 6 अप्रैल 1948 में भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन, 56 नंबर, भारत की पहली औद्योगिक नीति किस उद्योग मंत्री ने घोषित की? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की। 57 नंबर, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की विचारधारा किस वर्ष अपनाई गई? तो 1948 में पहली औद्योगिक नीति के समय भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना की गई या मिश्रित अर्थव्यवस्था की विचारधारा अपनाई गई। 62 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर, निजी क्षेत्र के नियंत्रित तथा वांछित विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 कब से प्रभावी हुआ? तो 1952 से प्रभावी हुआ। 59 नंबर, अति लघु क्षेत्र, लघु क्षेत्र, जिला उद्योग केंद्र एवं संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा किस औद्योगिक नीति के तहत की गई? तो 1977 की औद्योगिक नीति के तहत। अगला क्वेश्चन 60 नंबर, आर्थिक संघवाद किस औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषता है? तो 1980 में आर्थिक संघवाद अपनाया गया और 1980 की औद्योगिक नीति की यह प्रमुख विशेषता है, आर्थिक संघवाद। 61 नंबर, डॉक्टर आर के हजारी कमेटी का संबंध है? तो औद्योगिक लाइसेंस की समीक्षा हेतु डॉक्टर आर के हजारी समिति का गठन किया गया 1965 में। अगला, डॉक्टर सुबिमल दत्त कमेटी का संबंध है? ये भी औद्योगिक लाइसेंस के लिए गठित की गई और 1969 में सुबिमल दत्त कमेटी का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन, किस कमेटी ने संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा विकसित की? तो डॉक्टर सुबिमल दत्त कमेटी ने संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा विकसित की। 64 नंबर, कुटीर उद्योग के विकास हेतु जिला उद्योग केंद्र किस वर्ष खोले गए? 1983 में जिला उद्योग केंद्र खोले गए कुटीर उद्योगों के विकास के लिए। 65 नंबर, एकाधिकारी जांच आयोग 1964 किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? तो एकाधिकारी जांच आयोग 1964 डॉक्टर आर के राघवन की अध्यक्षता में गठित किया गया। यहाँ आर के राघवन होगा, राघवन। अगला क्वेश्चन 66 नंबर, एकाधिकारी तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम कब पारित हुआ? तो MRTP अधिनियम 1969 में पारित हुआ और 1970 में लागू हुआ।
67 नंबर, एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम का उद्देश्य क्या था? तो निजी क्षेत्र में एकाधिकारी शक्ति तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार पर अध्ययन करना MRTP एक्ट का उद्देश्य था। 68 नंबर, प्रतिस्पर्धा नीति प्रतिस्पर्धा समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? SBS राघवन समिति की अध्यक्षता में और 1999 में गठित की गई। अगला, राघवन समिति का सुझाव दिया, राघवन समिति ने सुझाव दिया, कौन सा सुझाव दिया? MRTP अधिनियम को समाप्त कर उसके स्थान पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना का सुझाव किसने दिया? राघवन समिति ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना का सुझाव दिया। 70 नंबर क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा एक्ट कब पारित हुआ? तो 2002 में भारतीय प्रतिस्पर्धा एक्ट पारित हुआ। 71 नंबर, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कब गठित किया गया? 14 अक्टूबर 2003 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग गठित किया गया। 72 नंबर, फेरा कब विकसित किया गया? 1947 में फेरा विकसित किया गया। फेरा को स्थायी एक्ट का दर्जा कब मिला? 1957 में फेरा को स्थायी एक्ट का दर्जा मिला। फेरा का पूर्ण नाम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा का पूर्ण नाम है। फेमा का उद्देश्य क्या था? तो फेरा का उद्देश्य पूछ रहा है। फेरा का उद्देश्य विनिमय संसाधनों को नियंत्रित करना फेरा का उद्देश्य था। और किस प्रकार से विदेशी विनिमय मुद्रा को विनियमित किया जाए, इसका उद्देश्य था फेरा का। अगला, फेरा का स्थान किस एक्ट ने लिया? तो फेरा का स्थान फेमा ने लिया। 77 नंबर, फेमा विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ? 1973 में फेमा एक्ट पारित हुआ। फेरा का स्थान फेमा ने लिया। अगला क्वेश्चन, फेमा का उद्देश्य क्या था? विनिमय संसाधनों को बचाना तथा उनके उचित प्रयोग को सुनिश्चित करना फेमा का उद्देश्य था। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 फेमा किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो फेमा एक्ट 1999 में आया और 2000 में प्रभावी हुआ। अगला, 80 नंबर, फेमा किस वित्त संस्था के कार्य क्षेत्र के अधीन आता है? तो फेमा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन आता है। 81 नंबर, नई औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, सबको पता होगा। 82 नंबर, नई औद्योगिक नीति के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरसिंह राव भारतीय औद्योगिक नीति के समय प्रधानमंत्री थे। 83 नंबर, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1991 में प्रारंभ किया गया। इसको LPG भी कहा जाता है। LPG योजना कब लागू की गई? तो 1991 में। अगला, एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार कानून कब समाप्त किया गया? तो यह 1991 में MRTP एक्ट समाप्त कर दिया गया। 85 नंबर, MRTP का स्थान किस संस्था ने लिया? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 ने MRTP एक्ट का स्थान लिया। 86 नंबर, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का उद्देश्य क्या है? भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम एक विनियामक संस्था है। इसका उद्देश्य एकाधिकारी शक्तियों पर अंकुश लगाकर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा कंपनियों के विलय तथा अधिग्रहण पर निगरानी करना था। 87 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 2 है। अगला क्वेश्चन, कौन कौन से 2 उद्योग हैं? परमाणु ऊर्जा, विशिष्ट विखंडनीय पदार्थों का उत्पादन, पृथक्करण अथवा समृद्धीकरण तथा सुविधा का परिचालन। अगला कौन सा है जिसके लिए क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है उद्योग? रेलवे परिचालन। रेलवे परिचालन में के निम्न कार्य निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए हैं। कौन कौन से रेलवे में कार्य निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए हैं? सार्वजनिक निजी सहयोग से उपनगरीय गलियारा बनाना, उच्च गति रेलगाड़ी परियोजना, समर्पित मालगाड़ी रेल लाइन, इन सब में निजी क्षेत्र से निवेश किया जा सकता है। रेल इंजन डिब्बे का विनिर्माण एवं अनुरक्षण, रेल विद्युतीकरण,
सिग्नल प्रणाली, माल टर्मिनल, रेलवे औद्योगिक पार्क, यात्री टर्मिनल, जन त्वरित परिवहन प्रणाली। इन सब के लिए रेलवे में निजी निवेश खोल दिया गया है। तो वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 2 है। एक तो पहला परमाणु ऊर्जा है और दूसरा रेलवे है, लेकिन रेलवे में भी इन क्षेत्रों के लिए निजी निवेश खोल दिया गया है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में कितने उद्योगों हैं तो लाइसेंस लेना अनिवार्य है? तो वर्तमान में 4 उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। कौन कौन से हैं 4 उद्योग? तंबाकू के सिगार एवं सिगरेट तथा विनिर्मित तंबाकू के अन्य विकल्प, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस तथा रक्षा उपकरण सभी प्रकार के। अगला, डिटोनेटिंग फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज, गन पाउडर, नाइट्रोसल्फ्यूज तथा माचिस सहित औद्योगिक विस्फोटक सामग्री और खतरनाक रसायन। इन 4 उद्योगों के लिए अगर कोई उद्योग खोलना चाहता है तो सरकार से लाइसेंस लेने की आवश्यकता है। बाकी उद्योगों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। 89 नंबर, औद्योगिक रुग्णता किसे कहते हैं? वह औद्योगिक इकाई जो बहुत दिनों से हानि पर कार्य कर रही है उसे क्या कहते हैं? औद्योगिक रुग्णता, इंडस्ट्रियल सिकनेस कहा जाता है। 90 नंबर, औद्योगिक रुग्ण कंपनी अधिनियम कब पारित किया गया? 1985 में एन.डी. तिवारी के सुझाव पर औद्योगिक रुग्ण कंपनी अधिनियम पारित किया गया। 91 नंबर, औद्योगिक एवं विनिर्माण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? 1987 में औद्योगिक एवं पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की गई। 92 नंबर क्वेश्चन क्या है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक किन प्रमुख क्षेत्रों को मिलाकर बनता है? तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 3 प्रमुख क्षेत्रों को मिलाकर बनता है। 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? खनन, विनिर्माण और विद्युत। तो यह क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन सूचकांक मिलकर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन 93 नंबर, भारत में कितने कोर उद्योग हैं? तो भारत में 8 कोर उद्योग हैं। कौन कौन से कोर उद्योग हैं? कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, रासायनिक उर्वरक, इस्पात और सीमेंट तथा विद्युत कोर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अगला, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कोर उद्योग का हिस्सा कितने प्रतिशत है? तो 40.27% कोर उद्योग का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, स्माइल इज ब्यूटीफुल लघु उद्योगों पर पुस्तक किसने लिखी? सुमाखरन ने। यह पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो यह 2006 में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन 98, लघु उद्योग से क्या तात्पर्य है? लघु उद्योग मुख्यतः आंशिक या पूर्ण रूप मशीनी संयंत्रों को प्रयुक्त करते हैं। लघु उद्योग बाहरी श्रमिकों को भी रोजगार देते हैं। लघु उद्योग ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनमें आंशिक या पूर्ण रूप से मशीनी संयंत्र प्रयुक्त होते हैं। अर्थात कह सकते हैं ऐसा उद्योग जो मशीनों द्वारा वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करते हैं? रोजगार देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? लघु उद्योग कहते हैं। कुटीर उद्योग ऐसा उद्योग जिसमें अधिकांश क्रियाएं हाथ द्वारा की जाती हैं तथा परिवार के सदस्यों द्वारा ही इनमें कार्य किया जाता है, या परिवार के सदस्य आपस में मिलकर जब वस्तुओं का उत्पादन या निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कुटीर उद्योग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कुटीर उद्योगों को हस्त उद्योग किसने कहा? महालनोबिस ने कुटीर उद्योगों को हस्त उद्योग कहा। 101, 2006 में MSME में निवेश की सीमा क्या निर्धारित की गई थी? तो 2006 में MSME में निवेश की सीमा विनिर्माण एवं उद्योग क्षेत्र में अलग अलग निर्धारित थी, जिसमें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए निर्धारित थी। तो विनिर्माण उद्योग में, सूक्ष्म उद्योगों में 25 लाख तक का निवेश अगर होता था तो उन्हें सूक्ष्म उद्योग, 25 लाख से अधिक और 5 करोड़ से कम निवेश होता था तो उसे लघु उद्योग, और 5 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम होता था तो उसे मध्यम उद्योग कहा जाता था। यह विनिर्माण उद्योग का था। और सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक का निवेश अगर हो रहा था तो सूक्ष्म उद्योग कहा जाता था।
10 लाख से 2 करोड़ का निवेश हो रहा था तो लघु उद्योग कहा जाता था, और 2 करोड़ से 5 करोड़ का अगर निवेश हो रहा था सेवा क्षेत्र में तो उसे मध्यम उद्योग का दर्जा दिया जाता था। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की नई परिभाषा। मशीनों एवं प्लांटों में निवेश वार्षिक टर्नओवर के आधार पर कब घोषित किया गया? तो 13 मई 2020 में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की नई परिभाषा वार्षिक निवेश एवं टर्नओवर के आधार पर घोषित की गई। क्या है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की नई परिभाषा? जान लेते हैं। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र सबके लिए बराबर है। सूक्ष्म उद्योग किसे कहेंगे? 1 करोड़ से कम का निवेश और 5 करोड़ टर्नओवर होगा प्रति साल, तो उसे क्या कहेंगे? सूक्ष्म उद्योग। इसी प्रकार से लघु उद्योग किसे कहेंगे? विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में जब 10 करोड़ से कम का निवेश और 50 करोड़ का टर्नओवर होगा तो उसे लघु उद्योग कहेंगे। और मध्यम उद्योग 50 करोड़ से कम का निवेश और 250 करोड़ से कम का टर्नओवर होगा तो उसे क्या कहेंगे? मध्यम उद्योग कहेंगे। अगला क्वेश्चन, MSME का विनिर्माण की GDP में कितने प्रतिशत का योगदान है? तो 6.11% MSME का विनिर्माण की GDP में योगदान है। अगला, MSME का सेवा क्रियाओं की GDP में कितना प्रतिशत योगदान है? तो सेवा क्षेत्र में GDP का 24.63% योगदान है। और इसी प्रकार से GDP में कितने प्रतिशत योगदान है? MSME का निर्माण में GDP में कितना प्रतिशत योगदान है? तो निर्माण में 33.4% का योगदान है सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योगों का। 107 नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग देश में कितने लोगों को रोजगार प्रदान करता है? तो देश में 120 मिलियन लोगों को या 12 करोड़ लोगों को MSME रोजगार प्रदान करता है। अगला 108, MSME का देश के कुल निर्यात में कितना प्रतिशत योगदान है? तो निर्यात की अगर बात की जाए तो 45% का योगदान है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का निर्यात में। अगला क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय निगम किसे कहते हैं? तो ऐसी कंपनी जिसके कार्य क्षेत्र का विस्तार एक से अधिक देशों में होता है और जिसके उत्पादन एवं सेवा सुविधाएं उस देश के बाहर भी होती हैं जिसमें यह जन्म लेती है, तो ऐसी कंपनी को बहुराष्ट्रीय निगम या अंतर्राष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। अगला, लघु उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस बैंक की स्थापना की गई? तो लघु उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए SIDBI की स्थापना की गई, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक फॉर इंडिया। अगला, SIDBI की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1988-89 में SIDBI की स्थापना की गई और 1990 से SIDBI ने कार्य प्रारंभ किया। SIDBI का मुख्यालय कहाँ है? SIDBI का मुख्यालय लखनऊ में है। वर्तमान में SIDBI के अध्यक्ष कौन है? तो श्री CS रमन वर्तमान में SIDBI के अध्यक्ष हैं। 13 नंबर, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 2011 में राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की घोषणा की गई। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के लक्ष्य क्या रखे गए? तो रोजगार 2022 तक 100 मिलियन लोगों को रोजगार देने की बात कही गई और GDP में विनिर्माण की हिस्सेदारी 16% से बढ़ाकर 22% करने का लक्ष्य रखा गया। अगला क्वेश्चन, महारत्न कंपनी के दर्जे के लिए आवश्यक शर्त क्या क्या हैं? तो महारत्न कंपनी प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त निम्नलिखित हैं। पहली शर्त क्या है? कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। दूसरा, सेबी के निर्देशों के तहत भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत होना चाहिए कंपनी को। 3 वर्षों के दौरान सालाना टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए का होना चाहिए। 3 वर्षों के दौरान औसत नेटवर्थ 15,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए और 3 वर्षों में कंपनी का शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। स्वदेशी या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कंपनी की पहुंच होनी चाहिए, तो ऐसी कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया जाता है। अगला, वर्तमान में कितनी कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? तो वर्तमान में 12 कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्राप्त है। कौन कौन सी हैं 12 कंपनी? पहली कंपनी है जो महारत्न है भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल, दूसरी भारतीय तेल निगम IOC, तीसरी कोल इंडिया लिमिटेड CIL, अगला चौथी गेल इंडिया लिमिटेड गेल, पांचवी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया,
छठी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, सातवीं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, आठवीं तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी, नवीं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी, 10वीं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड वेल, 11वीं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और 12वीं ग्रामीण विद्युत निगम लिमिटेड। ये 12वीं जो है अभी लेटेस्ट ही बनी है महारत्न कंपनी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में कितनी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त है? तो 12 कंपनियों को वर्तमान में नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक उद्यमों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सार्वजनिक उद्यमों को भारत में आधुनिक मंदिर की संज्ञा दी। अगला, नवरत्न कंपनियों की धारणा किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो नवरत्न कंपनियों की धारणा 1997 से प्रारंभ हुई थी। अगला, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष का गठन किस वर्ष किया गया? तो राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष का गठन 2011 में किया गया। और किस क्षेत्र के श्रमिकों के लिए या कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष का गठन किया गया? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए। अगला क्वेश्चन, बैंकिंग गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं विकास बैंक किसे कहते हैं? तो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं या विकास बैंक वे विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं हैं जो उद्योगों तथा साहसियों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराते हैं, साथ साथ आर्थिक विकास में अनेक सहायक कार्य भी करते हैं। तो ऐसी बैंकिंग संस्थाओं को क्या गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं कहा जाता है। भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को 2 रूपों में बांटा गया है, विकास बैंक और निवेश बैंक। विकास बैंक में कौन कौन सी? आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, आईआरसीआई एवं सिडबी आती हैं। और निवेश बैंक में एलआईसी, जीआईसी, यूटीआई ग्रामीण विद्युत निगम, आवास विकास वित्त निगम, ये निवेश संस्थाएं हैं और ये विकास बैंक है। और इन दोनों को मिलाकर गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन 122, बड़े उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? आईडीबीआई बड़े उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगला 123, आईडीबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1 जुलाई 1964 को आईडीबीआई की स्थापना हुई। 124, आईएफसीआई किस वर्ष गठित की गई? तो 1 जुलाई 1948 को आईएफसीआई बैंक की स्थापना हुई। इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला 125, आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1994 में आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई। अगला, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी की स्थापना किस वर्ष हुई? 15 सितंबर 1956 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अगला 127, जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? 22 नवंबर 1972 में। 128, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? 1964 में यूटीआई की स्थापना हुई। अगला, गैर विकास बैंकिंग संस्थाएं किस प्रकार का ऋण उपलब्ध कराती है? तो गैर विकास बैंकिंग संस्थाएं दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रचलित मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष। पहला क्या है? थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12। औद्योगिक कर्मचारियों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष 2016। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण 2012। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शहरी 2012। ग्रामीण श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1986-87। ये याद करने वाली चीज़ें हैं। पहला थोक मूल्य सूचकांक क्या है? थोक मूल्य सूचकांक 2011। औद्योगिक कर्मचारियों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2016। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण 2012। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शहरी 2012 और ग्रामीण श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1986 और 87। एक तो पहला है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2011-12 और दूसरा औद्योगिक कर्मचारियों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2016। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन,
विनिवेश किसे कहते हैं? सार्वजनिक उद्यमों में सरकार की अंशधारता में कमी लाना ही विनिवेश कहलाता है। 132 विश्व में सबसे पहले विनिवेश किस देश ने प्रयोग में लाया? तो 1983 में ब्रिटेन ने सबसे पहले विनिवेश की प्रक्रिया प्रारंभ की 1983 में। अगला 133 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष पहली बार विनिवेश का प्रयोग किया गया? तो 1991-92 में भारत में पहली बार विनिवेश शब्द का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना 2005 में की गई। अगला क्वेश्चन, विनिवेश आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो 1996 में जीवी रामाकृष्णन की अध्यक्षता में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई। 136 नंबर क्वेश्चन, विनिवेश विभाग की स्थापना कब की गई? तो विनिवेश विभाग की स्थापना 1999 में की गई और 2001 में विनिवेश मंत्रालय इसका नाम कर दिया गया। मतलब विनिवेश विभाग का नाम बदलकर विनिवेश मंत्रालय कब किया गया? 2001 में। 137 नंबर क्वेश्चन, 1993 में गठित रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो रंगराजन समिति का संबंध 1993 में गठित सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश से है। अगला 138, 2022-23 में कितने करोड़ रुपए विनिवेश का लक्ष्य रखा गया? तो 2022-23 में 65,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने उद्योगों से संबंधित लगभग 138 क्वेश्चनों का अध्ययन किया। यह क्वेश्चन सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के साथ साथ सभी शिक्षक परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर करिए और कमेंट करिए। और अगले भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉपिक के अंतर्गत हम लोग मुद्रा बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मुद्रास्फीति, अपस्फीति, संकुचन, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे और मुद्रा का इतिहास और बैंकिंग व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे।